हेलो फ्रेंड्स, राम टेक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम सर्वे इंजीनियरिंग में चेन सर्वे टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्टली देख लेते हैं चेन सर्वे होता क्या है। ठीक है, चेन सर्वे होता क्या है। चेन सर्वे में हम क्या करने वाले हैं, अगर देखें तो इसका मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है दो पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट का हॉरिजॉन्टल, कोई भी दो पॉइंट है और इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है हमको। ठीक है, क्या पता करना है, इनके बीच की दूरी पता करनी है। क्या करते हैं चेन सर्वे में, चेन सर्वे में करते हैं टू पॉइंट्स का, यानी टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़, यानी चेन सर्वे में क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड टू सेट राइट एंगल्स। राइट एंगल सेट करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि उपयोग में नहीं लाया जाता है। सम कोण सेट करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है जो उपयोग में नहीं लाया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास 90 डिग्री सेट करने के लिए करते हैं, क्रॉस स्टाफ भी, और थियोडोलाइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। प्लेन टेबल में क्या करते हैं, प्लेन टेबल को 90 डिग्री सेट करने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, यानी प्लेन टेबल को 90 डिग्री सेट करने में उपयोग में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंटर चेन इज मीटर लॉन्ग चेन। कितना मीटर, गंटर चेन कितना मीटर लॉन्ग होता है। फर्स्टली चेन के बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ चेन में। ठीक है, तो कितने प्रकार के चेन होते हैं, अगर बात करें चेन की तो 5 प्रकार के होते हैं, मेट्रिक चेन, गंटर चेन, इंजीनियरिंग चेन, रेवेन्यू चेन एंड बैंड एक होता है बैंड चेन, या स्टील बैंड बोलें या बैंड चेन बोलें, स्टील बैंड बोलें या बैंड चेन। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्टली टाइप्स ऑफ चेन के बारे में देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। टाइप्स ऑफ चेन में देखेंगे, टाइप्स ऑफ चेन में देखें तो फर्स्टली होता है मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन होता है, इसमें होता है 20 मीटर का, और 100 लिंक्स होते हैं, 100 कड़ी जिसे कहते हैं कड़ी। 100 मीटर नहीं, 20 मीटर और 100 लिंक। एक होता है 30 मीटर का, और कितने लिंक होते हैं, 150 लिंक होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 1 लिंक इज इक्वल टू कितने के बराबर है मीट्रिक चेन में, 1 लिंक इक्वल टू है, नहीं 1 मीटर है 5 लिंक के बराबर। 1 मीटर है 5 लिंक के बराबर, यानी 5 लिंक है कितने, 1 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया मीट्रिक चेन हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड होता है गंटर चेन। कौन सा है, गंटर चेन होता है 66 फीट होता है, 66 फीट का, और 100 लिंक्स होते हैं। कितने, 100 लिंक, यानी 100 कड़ी का इसमें लिंक होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इंजीनियरिंग चेन। कितने इंजीनियर्स चेन कौन से होते हैं। थर्ड देख लेते हैं इंजीनियर्स चेन, ये होता है 100 फीट और 100 लिंक होते हैं। कितने, 100 लिंक, 100 फीट और 100 लिंक होते हैं। यानी इसमें इंजीनियर्स चेन में कितना, एक फीट इक्वल टू 1 लिंक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 फीट इक्वल टू 100 फीट और 100 लिंक होते हैं, किसमें, इंजीनियर्स चेन में। नेक्स्ट देख लेते हैं रेवेन्यू चेन। एक होता है रेवेन्यू चेन में होता है 33 फीट। ये कितने का होता है, 33 फीट का, और कितने लिंक होते हैं इसमें, 16 लिंक होते हैं। इसमें होते हैं 16 लिंक। एक होता है स्टील बैंड बोलें या बैंड चेन बोलें। तो यहाँ पर देख लिया 5 प्रकार के चेन देख लिया। एक हो गया मीट्रिक चेन 20 मीटर और 100 लिंक का होता है। एक 30 मीटर का भी होता है, उसमें होते हैं 150 लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट देखा गंटर चेन में 60 फीट देखा और 100 लिंक देखा।
उसमें नेक्स्ट है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन में 100 फीट होते हैं और 100 लिंक के होते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन में 33 फीट का होता है, जिसमें कितने लिंक होते हैं? 16 लिंक होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था गंटर चेन इज कितना मीटर लॉन्ग होता है? गंटर चेन अभी बताया है कि 66 फीट होता है और 100 लिंक होता है, यानी 66 फीट और 100 लिंक होता है। तो फीट को क्या करेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। अगर फीट गंटर चेन की बात कर रहे हैं तो गंटर चेन में होता है 66 फीट और 100 लिंक होता है। इसको क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कितना आएगा? तो गंटर चेन मीटर में आएगा 66 फीट इक्वल टू हो जाएगा 20.12 मीटर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कितना होगा? डी पार्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑफसेट के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड कर्व ऑब्लिक। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंड ऑब्लिक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक करेक्ट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक, क्योंकि जो ऑफसेट होता है मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर होगा अगर 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। अगर 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है तो इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। अदरवाइज ये इंक्लाइंड है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्लिक बोलेंगे। अगर 90 डिग्री से एंगल कम है या ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑब्लिक ऑफसेट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन स्केल एडॉप्टेड इन फॉर्म ऑफ ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। वन के मानचित्र के लिए निरूपक भिन्न के रूप में अपनाए जाने वाला सामान्य पैमाना किया जाता है। कितना? 1/10,000, 1/200, 1/25,000 या 1/1000। तो जो जनरली फॉरेस्ट के लिए करते हैं तो वो होता है 1/, जो स्केल होता है 1/25,000। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एरर्स दैट कांट बी इलिमिनेटेड इन सर्वेइंग। इनमें से कौन सी त्रुटियां होती हैं या कौन सी गलतियां हैं जिसे इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है, रैंडम एरर्स है, पर्सनल एरर एंड एरर्स ड्यू टू नेचुरल काजेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एरर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एरर, जो कि रैंडम एरर जिसे कि दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान ले कहीं पर थोड़ी बहुत एरर हुई फिर उसके बाद में सही हो गया है, फिर क्या है कि उसमें ये नहीं पता कर पाएंगे कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये रैंडम एरर हुआ कभी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर द कैडेस्ट्रल सर्वे। की लंबाई 33 फीट होती है और ज़्यादातर भू संपत्ति सर्वे में उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा चैन है जिसकी जो लंबाई होती है 33 फीट होती है और कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज किया जाता है। तो अभी बताया था 33 फीट 16 लिंक, क्या बताया था? 33 फीट एंड 16 लिंक बताया था रेवेन्यू चैन के लिए। ठीक है, तो रेवेन्यू चैन देख लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेवेन्यू चैन यानी सी पार्ट। गंटर चेन के लिए बताया था 66 फीट और 100 लिंक बताया था। मीट्रिक के लिए बताया था 20 मीटर और 25 मीटर, सॉरी 20 मीटर और 30 मीटर। 20 मीटर के लिए होता है 100 लिंक और 30 मीटर के लिए होता है 150 लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट रेवेन्यू चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण से पहले एक 30 मीटर टेप की परीक्षण किया गया है और इसकी लंबाई 29.93 पाई गई है। यदि इस टेप से मापी गई रेखा की लंबाई
270 मीटर है तो रेखा की सही लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जो कि उसकी एक्चुअल लेंथ है वो 30 मीटर की है, इसकी लंबाई 29.93 मापी गई है, यानी कुछ एरर हो गया है। यदि टेप से मापी गई रेखा की लंबाई 270 मीटर है तो रेखा की सही लंबाई, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे ध्यान रखेंगे, करेक्ट इंटू करेक्ट, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, मीन्स जो गलती हुई है। तो इसे लिखते हैं एल स्मॉल एल एल डैश इंटू एल डैश। तो फर्स्टली इसमें देख लेते हैं एल की वैल्यू कितनी है। एल की वैल्यू मान लेते हैं 30 मीटर है और एल डैश की वैल्यू कितनी है 29.93 मीटर है और स्मॉल एल डैश मान लेते हैं 270 मीटर है। और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है एल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि रेखा की सही लंबाई, एक्चुअल जो लेंथ है उसकी लंबाई कैलकुलेट करना है हमें। तो देख लेते हैं एल इंटू एल बताया है अभी, एल डैश इंटू एल डैश, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज़ को यहाँ पर, 30 मीटर इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है हमें। एल डैश की वैल्यू कितनी है 29.93 मीटर इंटू एल डैश की स्मॉल एल डैश की वैल्यू कितनी है 270 मीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 30 से, तो वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल इज इक्वल टू आ जाएगा 269.37 मीटर, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट 269.37 मीटर, करेक्ट आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाई काउंटिंग द नंबर्स ऑफ पीसेस बिटवीन देम इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की वो विधि जिसमें पेसिंग, यानी क्या कर रहे हैं, कदम की गणना करके की जाती है या अपनाते हैं। मान लेते हैं कि एक कदम की, वैसे एक कदम का एवरेज डिस्टेंस मान के चलते हैं कि 75 से 80 सेंटीमीटर, 75 टू 80 सेंटीमीटर का मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक कदम उनके अपने यानी दो डिस्टेंस है, वहाँ पर पैरों से जाएंगे उतनी दूर और ये काउंट करेंगे कि नंबर्स ऑफ मतलब कितने कदम चले, नंबर्स ऑफ पेसेस काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे इससे 75 से कि कितने सेंटीमीटर चल चुके, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर उसको कहते क्या है कि उसकी गणना जो की जाती है वो विधि कौन सी होती है। तो बता दें इस मेथड को कहते हैं पेसिंग मेथड, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। पेसिंग मेथड में क्या करते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने कदम से यानी काउंट करके उसके बाद में उसके बीच की दूरी को पता कर लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन इज, यानी 20 मीटर की चेन में अधिकतम छूट की सीमा है कितने परसेंट, कितने mm की, +- 5 mm, +- 10 mm या 15 या 20 mm। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा +- 5 mm। अगर बात करें 20 मीटर चेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 20 मीटर चेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +- 5 mm, +- 5 mm। अगर बात यहीं पर करते कि 30 मीटर चेन है मेरा, यानी मीट्रिक चेन में 20 मीटर का चेन होता है, 30 मीटर का चेन होता है, 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं, 30 मीटर में 150 लिंक्स होते हैं। तो 20 मीटर वाले लिंक में, 20 मीटर वाले चेन में +- 5 mm का टॉलरेंस लेके चलते हैं। अगर इसमें 30 मीटर वाले की बात करें, 30 मीटर वाले की, तो इसमें होता है +- 8 mm, +- 8 mm, यानी +- 8 mm की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट
20 मीट्रिक चेन पूछा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस स्टॉप इज यूज फॉर गुनिया का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्रॉस स्टॉप इज यूज फॉर किसके लिए, या गुनिया की बात करें, गुनिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेजरिंग द एक्चुअल एंगल, वास्तविक कोण पता करने के लिए, मेजरिंग डिस्टेंस पता करने के लिए, या लेबलिंग करने के लिए। तो बता दें कि यहाँ पर मेजरिंग डिस्टेंस और एंगल ये सब के लिए नहीं किया जाता है, लेबलिंग के लिए भी नहीं किया जाता। तो सेटिंग आउट राइट एंगल, ठीक है, लेबलिंग के लिए नहीं, यहाँ पर सेटिंग आउट राइट एंगल यानी 90 डिग्री को सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी 45 डिग्री भी ये करता है सेट, ठीक है, क्रॉस स्टॉप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग आउट राइट एंगल्स। किसके लिए उपयोग किया जाता है? 90 डिग्री सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेन्स आर यूज्ड इन चेन सर्वेइंग? श्रृंखला सर्वेक्षण में यानी चेन सर्वे में कितने प्रकार की जंजीरों का या कितने प्रकार के चेन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 8। 4, 5, 6, 8। अगर 5 नहीं दिया होता तो करेक्ट आंसर हो जाता 4। यहाँ पर 5 दिया इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो 5 के नाम बता देते हैं पांचों के। पहला होता है, इससे पहले भी बता चुके हैं, मीट्रिक चेन हो गया। इसमें कितने मीटर के होते हैं? 20 मीटर के होते हैं और 30 मीटर के चेन होते हैं। 20 मीटर वाले में 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर वाले में 150 लिंक होते हैं। नेक्स्ट है गंटर चेन। गंटर चेन में 66 फीट का होता है ये लिंक, 66 फीट का होता है चेन, जिसमें 100 लिंक्स होते हैं, 100 लिंक होते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर्स चेन होता है 100 फीट और 100 लिंक होता है, जिसमें जो यानी नंबर्स ऑफ लिंक इक्वल टू नंबर्स ऑफ फीट, दोनों सेम होगा, 100 फीट 100 लिंक। नेक्स्ट है रेवेन्यू चेन को भी देख चुके हैं ऑलरेडी। रेवेन्यू चेन में होता है 33 फीट और 16 लिंक होता है। नेक्स्ट है स्टील बैंड या बैंड चेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन सर्वे लाइन, यानी एक सर्वेक्षण लाइन पर मध्यवर्ती बिंदुओं के स्थापना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलाइनमेंट कहते हैं, या एक्सटेंडिंग कहते हैं, या रेंजिंग कहते हैं, या ऑफसेटिंग? तो बता दें यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेंजिंग, यानी किसी सर्वेक्षण लाइन पर इंटरमीडिएट पॉइंट को क्या करना, प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन सर्वे लाइन। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रेंजिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट ऑफ सर्वे लाइन इज कॉल्ड, यानी सबसे बड़ी सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। तो फर्स्ट लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, मेन सर्वे लाइन। तो इसको देख लेते हैं होता क्या है सब। मान लेते हैं ये कोई पार्क है, ठीक है, ये एरिया है पार्क का, ये पार्क का एरिया है मान लेते हैं। यहां पर हम मेन स्टेशंस को बना देते हैं, जो कि होता है डिफाइंड, यानी ये एक्चुअली ये होता है डिफाइंड पोर्शन, यानी कि जो होता है वेल डिफाइंड, या इसका पूरा डिटेल हमको पता होता है, ठीक है, इन पॉइंट्स का या इन स्टेशंस का। इन्हें कहते हैं मेन स्टेशन या मेन सर्वे या कंट्रोल स्टेशन बोल सकते हैं। मेन स्टेशन या कंट्रोल स्टेशन बोल सकते हैं। इसको हम डिनोट कर देते हैं A, B, C, D और E से। मान लेते हैं 5 कंट्रोल स्टेशन हैं
या मेन स्टेशंस हैं। अब इन मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली लाइन, जैसे ये से बी वाली लाइन जो है, बी से सी वाली लाइन है, सी से डी वाली, डी से ई वाली, ई से एफ वाली, ये होती हैं मेन लाइन, या बोले कि कंट्रोल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये होती हैं मेन लाइंस। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये सब होती हैं मेन लाइन होती हैं। अगर बात करें अब यहाँ पर हम बेस लाइन की, तो यहाँ पर पूछा भी है कि जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, बिगेस्ट लाइन ऑफ सर्वे लाइन, तो यहाँ पर ये जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सबसे बड़ी वाली लाइन यही है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं बिगेस्ट वाली लाइन को बोलते हैं, बिगेस्ट वाली लाइन को बोलते हैं बेस लाइन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस लाइन। अब यहाँ पर बेस लाइन को पता कर लिए, कंट्रोल लाइन को देख लिए, कंट्रोल स्टेशन को देख लिए। ठीक है, मेन स्टेशन कंट्रोल स्टेशन एक ही है। अब उसके बाद में क्या करेंगे? चेक, यानी पता करेंगे कि जो कैलकुलेशन वगैरह की गई है वो सही है। तो इसको क्या करेंगे? इसको ट्रायंगल या रेक्टेंगल में विभक्त कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कि जिसको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो इसको क्या करेंगे? इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल मतलब ऐसे इसको विभक्त करेंगे कि जिसका एरिया निकाल पाएँ इजली। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये है, अगर इसको इससे मिला दें तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर ये दो ट्रायंगल बन जाएगा और नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। या इसको ऐसे मिला दें इससे इसको, तो ट्रायंगल बन गया अब एक दूसरे से। ठीक है, तो अब इजीली हम क्या कर सकते हैं? एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं अब ये क्या हो गया है, जो ये किए हैं, मतलब चेक करने के लिए इसका हमको एरिया पता करना है या ठीक है, तो मान लो चेक करने के लिए किए हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चेक लाइन, इसे कहेंगे चेक लाइन। और इसे क्या कहेंगे? ये हो गया बेस लाइन, ये हो गया कंट्रोल लाइन या मेन लाइन, और ये क्या है? कंट्रोल स्टेशन या मेन स्टेशन, मेन स्टेशन। अब क्या बचा? अब बचा अगर हमें मान लो इस पार्क में किसी चीज़ को हमें डिफाइन करना हो कि ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन से कितनी दूरी पे है या बेस लाइन से कितनी दूरी पे है, मतलब इतने एरिया में ही हमको डिफाइन भी करना है कि मतलब कि समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ से बात की जा रही है, कितनी से कितनी दूरी है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई बैठने वाला जगह है, या मान लो यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ को कैसे डिनोट करेंगे? तो यहाँ से परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस, इसे ही कहेंगे, बताएंगे कि बेस लाइन से इतनी दूरी पर है इस साइड, या कैसे बेटी, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं टाई लाइंस। टाई लाइन किस लिए उपयोग में लाया जाता है? टाई लाइन कहते हैं टू लोकेट एनी फीचर ऑफ एनी फीचर्स। ठीक है, तो ये यानी ये यहाँ पर मान लो पेड़ को डिनोट कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर है पेड़, इतनी दूरी यहाँ से। टाई लाइन क्या करता है? हाँ, टाई लाइन यही करता है। ठीक है, चेक लाइन क्या करता है? चेक लाइन करता है एक्यूरेसी को पता करने के लिए। बेस लाइन किस लिए करते हैं? बेस लाइन को यानी कि सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसे बेस लाइन करते हैं। मतलब ये होल एरिया को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ये चेक लाइन नहीं बेस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस लाइन। सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी होती है? बेस लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे स्टेशन में बी मार्क्ड ऑन ग्राउंड यूजिंग। ये सर्वेक्षण स्टेशनों को निम्न का उपयोग करके ज़मीन पर चिन्हित किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग करके ज़मीन पर चिन्हित किया जाता है पोल का, रॉड का, पॉइंटर का या पेग का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पेग का। पेग, अगर बात करें पेग की, तो ये देखने में ऐसे ही होता है। इसकी लंबाई जो होती है, लेंथ होती है, कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर का ये होती है, इसकी लंबाई होती है। सेकेंड चीज़ नहीं, mm 115 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर होता है, लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। इसका एरिया की बात करें तो 2.5 से 3
सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसका एरिया होता है। एरिया, अगर एरिया की बात करें तो क्या करते हैं, सर्वे स्टेशंस को मार्क करते हैं ग्राउंड पर, चिन्हित किया जाता है ग्राउंड पर, किसके द्वारा, पेग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे टेप, टाइप्स ऑफ चेन को देख लिया है, टाइप्स ऑफ टेप देख लेते हैं कि टेप कितने प्रकार का होता है। टेप होता है, क्लॉथ टेप एक होता है, क्लॉथ टेप होता है, मेटलिक टेप होता है, क्लॉथ टेप होता है, मेटलिक टेप होता है, स्टील टेप होता है, स्टील टेप एक होता है, इनवार टेप। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि जैसे इनवार टेप है, इनवार टेप किस चीज़ का बना होता है, एलॉय ऑफ निकिल के एलॉय का बना होता है। अगर स्टील की बात करें तो स्टील से बना होता है, मेटलिक टेप की बात करें तो ब्रॉस और जिंक से बना होता है, सॉरी ब्रॉस और कापर से बना होता है। क्या चीज़, मेटलिक टेप। क्लॉथ टेप की बात करें तो क्लॉथ से बना होता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, ये अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ये सबसे कम एक्यूरेट होता है। ठीक है, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है तो इनवार टेप में होती है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के आधार पर देखें, टेप को डिफाइन करें कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी के आधार पर देख लेते हैं टेप को। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट होता है वो होता है इनवार टेप। उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में होता है स्टील टेप, उसके बाद में होता है मेटलिक टेप, उसके बाद में सबसे कम कौन सा होता है, क्लॉथ टेप। ध्यान रखेंगे इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि इसमें पूछ लेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ टेप। ठीक है, टेप की इंक्रीजिंग ऑर्डर और या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है कि एक्यूरेसी के में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट अभी बच रहा है एरर्स और करेक्शन। ठीक है, तो पता है हमको एरर इक्वल टू होता है करेक्शन, यानी बट क्या इसमें डिफरेंस हो जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। यानी कि अगर एक एरर पॉजिटिव में है तो करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा, अगर करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर हमेशा निगेटिव होगा। एरर इक्वल टू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। मेजर्ड वैल्यू यानी जो मेजर की गई है, वास्तविक मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी वास्तविक जो वैल्यू है माइनस मेजर्ड, यानी जो मापी गई है उस वैल्यू, ये होता है। उसके बाद में अगर बात करें हम करेक्शंस के बारे में कि कौन कौन से करेक्शंस होते हैं, तो करेक्शन होता है किन की वजह से, करेक्शन ड्यू टू होता है इनकरेक्ट लेंथ। अगर चेन या टेप है जो वो इनकरेक्ट है, ऑलरेडी पहले से ही कोई गलती उसमें है, जैसे कि अभी एक न्यूमेरिकल किए थे तो वो इसी पर बेस्ड था कि यानी ऑलरेडी उसमें कुछ गड़बड़ी थी, 30 मीटर तक था उसको और मेज़र करके चल रहे थे, 29.93 ऐसे समथिंग था जो। ठीक है, तो वो था बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चेन जो भी था उसमें। नेक्स्ट चीज़ हो सकता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप हो सकता है, यानी कर्व आ गया वहाँ पर, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है करेक्शन, पुल की वजह से हो सकता है, सैगिंग की वजह से हो सकता है करेक्शन। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।